बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आसम मंजूर अपने हफ्तावार प्रोग्राम सियासत और हम के साथ। नाजरीन, गुज़श्ता चंद दिनों में वतन अजीज़ में बहुत ही सियासी माहौल जो है वो इंतहाई गर्म हुआ है और वतन अजीज़ की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें ड्रामाई तौर पर तब्दीलियाँ रूनमा हुई हैं। यहाँ तक कि अब जो जब से ये पंजाब गवर्नमेंट चुनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख साफ फैसला दिया है, तो इसकी वजह से जो पंजाब का और पूरे पाकिस्तान का स्पेशली जो पंजाब का सियासी माहौल है वो इंतहाई गर्म हो गया है। अब आप देखें कि जो हुक्मरान जमात है वफाक में, उसमें भी अब दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। आप देखें कि अब वाज़ह तौर पर मीम और शीन जो है वो आमने सामने हैं। आज की जो डेवलपमेंट है कि अपने सोर्स साथ मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा है कि आप असम्बलियां डिजोल्व करें, क्योंकि अगर आप असम्बली डिजोल्व नहीं करते तो इमरान खान जो है वो कोई बैद नहीं है कि वो उसकी पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो शहबाज शरीफ जो है वो बेसिकली तौर पर वो आसिफ अली जरदारी को फॉलो कर रहे हैं। और आज की जो डेवलपमेंट है वो मियां नवाज शरीफ ने फजल रहमान के तो में ये काम लगाया है कि आप शहबाज शरीफ को आमादा करें कि आप असम्बलियां तोड़कर हम इलेक्शन में जाते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो लम्हा ब लम्हा जो है वो बदल रही है। आप देखेंगे किस तरीके से साथ आसिफ अली जरदारी ने एक प्लान सेटअप किया और सारे का सारा उन्होंने जो सारी चंगारी उनकी लगाई हुई थी, बाद में वो दुबई चले गए। अब अतलात हैं कि उनको कोरोना हो गया है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें खान साहब जो हैं वो विन एंड विन की पोजीशन में हैं और जो जो बाकी जो पीडीएम की जमातें हैं वो बिल्कुल सर जोड़कर बैठ गई हैं। यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान ने आज धमकी दी है कि वो अदलिया के जो फैसले हैं वो उनको नहीं मानते और इनके खिलाफ वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने यहाँ तक भी कहा है कि वो अटक से लेकर इस्लामाबाद तक एक बहुत बड़े लॉन्ग मार्च की क्यादत करेंगे। और उसके अलावा आज जो पीडीएम के बाकी रहनुमा हैं, मरीम नवाज और इस तरह के दूसरे हैं, वो भी अदारों के बारे में और खासली सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनका जो रवैया है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और शाइस्ता है। तो मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद मेहमान हैं खैर जनाब खालिद परवेज साहब। खालिद साहब आपको वेलकम करते हैं। खालिद साहब, जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है और जिस तरीके के साथ इस वक्त जो मीम और शीन का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल वाज़ेह होता जा रहा है, और इस वक्त जो बेसिकली आप देखें कि जो पीडीएम की सियासत है, खान साहब की अग्रेसिव नींद ने उनको बिल्कुल एक बंद गली में धकेल दिया है। और कभी तो वो तारिक फातमी को वो अमेरिका भेज रहे हैं कि किस तरीके के साथ जो गारंटीज हमें दी गई थी इलेक्शन से पहले, तो प्लीज उस गारंटीज को उन पर इम्प्लीमेंट किया जाए। कि किस तरीके के साथ कहा गया था कि खान साहब पर आर्टिकल 6 पे आएंगे, पार्टी फॉरेन फंडिंग में पीटीएम जो है वो कालादम हो जाएगी और खान साहब को हम सियासत से आउट कर देंगे। इसके बरक्स आपने देखा हालिया दिल्ली इंतखाबात में खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो हद से ज्यादा आगे चली गई है। यकीन कीजिए, अगर आप देखें तो तहरीक पाकिस्तान के बाद, कायद आजम के बाद अगर कोई लीडर जो पाकिस्तान को मिला है जिसकी जो जिसका हाथ है वो अवाम की नब्ज पर है, वो खान साहब हैं। तो जो मौजूदा सूरत हाल जो है खालिद साहब, एक तो आईनी बहरान भी पैदा हो रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से ये धमकी में बयान आ रहे हैं कि वो गवर्नर राज भी लगाने जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान जैसे जो आलमी दीन है उनका कहना है कि वो अदलिया के फैसलों को नहीं मानते, वो अदलिया के खिलाफ जाएंगे। उनको जो आईनी में तरमीम करके अदलिया के बेसिकली हाथ पांव बांधने की कोशिश की जा रही है। तो इस पूरी सियासी मंजरनामे को खालिद साहब आप किस निगाह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया आसम भाई। एक तो मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आपने जिस तरह जब से प्रोग्राम शुरू किया है, बहुत सारे हमारे दोस्त हमें कमेंट्स भी करते हैं और मैसेज भी देते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है होता माशाल्लाह आपका। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने अपने प्रोग्राम में आप इंशाल्लाह रेगुलर आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकेंगे ये प्रोग्राम हमारा। आसम भाई, आपके सवाल के जो दो पहलू हैं इनको मैं कंबाइन ऐसे करता हूँ कि बदकिस्मती से जो हमारे अदारे हैं, अब उनको निशाना बनाना बहुत अफसोसनाक है। क्योंकि मुल्क के अदारे जो है, अगर आप उनको निशाना बनाएंगे तो वो फैसले करने की उनकी प्रॉब्लम जो आएगी, जब आप शरेआम बैठ के मीडिया के ऊपर धमकियां लगाएंगे कोर्ट को कि हम आपके फैसले नहीं मानते, हम सड़कों पर आएंगे, हमसे उम्मीद ना रखी जाए कि हम आपके फैसले माने। तो जिस तरह के पीडीएम की जमात को
जिस 13 जमातों को जिस तरह एक शिकस्त दी है इमरान खान साहब ने, जिस तरह 20 सीटों में से ये 17 सीटें ले गए, एक सीट मुतनाज़ है, अभी वो भी 18वीं भी हो जाएगी, यानी कि एक सीट सिर्फ जीते हैं मुस्लिम नून असूली तौर पे, क्योंकि बालन वाली सीट जो है ना, वो हाई कोर्ट ने उनको मेरा ख्याल कर दिया है, खत्म कर दिया है कि धांधली की, उसके जो ठोस सबूत प्रोवाइड किए गए हाई कोर्ट को, जिस तरह उन्होंने और उसकी धांधली, वो जो उनका कैंडिडेट था उसकी डिग्री भी जाली निकली। उसकी डिग्री भी जाली निकली, वो कर दिया गया है। तो आसिफ भाई, ये देखें, जब आप जिस मुल्क के इदारे को आप टारगेट करेंगे तो लोग इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? जो हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, एक तरफ तो जो इनकी पीटीएम की जमातें हैं जो असेंबली के अंदर हैं, वो किस तरह एक कानून पास कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो है इख्तियारात है वो कम किए जाएं। ये इनके जो भी ये काम करते हैं उस काम के अंदर एक बदनीति शामिल है। बदनीति बेशक। शामिल इसलिए मैं कहूंगा कि जब ये आए थे इलेक्शन में, इन्होंने हुकूमत में आने से पहले इन्होंने किस तरह जब आदमी तरीके शुरू की थी, कहा था कि हम महंगाई के खिलाफ निकले हैं, मगर जब से ये महंगाई है, आप बता दें, एक भी इन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस की है महंगाई के ऊपर? एक हुकूक किया? कुछ ही नहीं किया। जब से आए हैं नैब के जो कवानीन है वो सारे खत्म कर दिए, अपने केस माफ करा लिए, इलेक्ट्रो की मशीन जो है उसका, इलेक्शन कमीशन का, वो खत्म कर दी, वो सिर्फ पाकिस्तान के वोट वो उड़ा दिए, और सेफ कार्ड वो खत्म कर दिया। यानी कि जो भी अच्छे काम थे वो सारे जो इनके फेवर है, सब काम जो ये खत्म किए उन्होंने। और अब रह कुछ देखे ना, जब भी हमको कोई तकलीफ होती है, मुस्लिम नून वाले भागकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। जिस तरह आपने देखा कि रात को 12 बजे अदालत लगी, फिर इनको किस तरह खान साहब को फारिग किया गया, उसकी हाथ पांव बांध के फेंक दिया गया एक तरफ, और ये सारे जो जंगल के जो है शेर सारे एक तरफ हो गए, वो एक तरफ हो गया। और उसके बाद किस तरह हुकूमत आई। अब हुकूमत के आने के बाद देखें जो फिर हालात पंजाब में वो भी आपके सामने है। पंजाब में भी इन्हें जब शिकस्त हुई, और उसके बाद अब इनको समझ नहीं आ रहा है, ये बंद गली में आ रहे हैं। असल सही असम्बली में पूछे ना, मैं आपको तजिया करूं, आसफ अली जरदारी की अजमत को सलाम पेश करता हूँ, उनके इनको जलील ख्वार करके रख दिया। वो देखिए, एक मुस्लिम लीग नून एक लीडिंग जमात थी, एक वक्त था मुल्क की सबसे बड़ी जमात बेशक। थी। अब वो बड़ी जमात जो है, अब वो जिस जमात की 2 सीटें या 3 सीटें है ना, मौलाना फजल रहमान उससे मशवरा करती कि हम क्या करें। और देखिए पंजाब में जरदारी का क्या हो, कितनी सीटें हैं पंजाब में? 3 की 4 सीटें हैं पूरे पंजाब में। और बेशक, वो ये भी उन्होंने साउथ पंजाब से ली है। हाँ जी, वो भी उससे लिए हैं। अब ये मशवरा करते हैं जरदारी साहब से जाके, जी जरदारी साहब हम क्या करें? वो जरदारी साहब सियासत के बादशाह हैं। देखिए पहली जो इन्होंने एक अच्छा फैसला किया था जब इन्होंने पंजाब का इलेक्शन जीता, असद भाई, उस वक्त मरियम नवाज ने मीडिया पे आकर कहा, जी हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं, हम उसके फिर और इनके रहनुमा हैं, उन्होंने उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उनका भी एक दो बयान है। मरकजी रहनुमाओं ने कहा था, मलिक, बिल्कुल। हाँ जी जी, मलिक क्या नाम का नाम, और कसूर के वकील हैं वो जो लगे हुए थे, वजीर कानून लगे हुए थे वो, अहमद उनका, रजा। हाँ जी, उनका भी बयान है। यानी कि कुछ लोगों का बयान है कि हम शिकस्त तस्लीम करते हैं, हम दोबारा आएंगे और फिर इलेक्शन लड़ेंगे, और जो बड़ी गलतियां वो दूर करेंगे। ये जो ये मुस्लिम लीग का अंदर का फैसला था जो उन्होंने बार किया। जब जरदारी साहब आए, उन्होंने आकर नहीं ये तुम करते पे हो, पंजाब क्या रहा, सारी हुकूमत टुट जानी, पंजाब नहीं छड़ना आप। उन्होंने जनाब आके मजदा की गाड़ी लेके, बड़ी गाड़ी, इसमें पैसा 7 लाख लोगों की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। जब ऐसा चक्कर चला के ना, वो देखा हरे हरे हुए थे, ये हरे हुए लोगों को फिर की चक्कर दे के वो स्पीकर साहब के थ्रू उनको फिर हुकूमत ले दी 2 दिन के लिए। फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट में गए, आप यकीन करें आसम भाई, मैं उन जजेस की अजमत को सलाम पेश करता हूँ, जितना इन लोगों ने प्रेशराइज किया उन लोगों को। पूरे बेशक। पाकिस्तान के जो सदर थे ना, बार के जो सदर साहब का सदूर थे, उनको भी इकट्ठा कर लिया, और उन्होंने इस किस्म के वकला को, इरफान कादर जैसे वकीलों को मैदान में तारा, जो हमेशा अग्रेसिव बात करते हैं और हमेशा बदमजगी पैदा करते हैं कोर्ट में, उन लोगों को भी तारा। मगर वो जजेस ने जो हक सच का फैसला बना, उसके ऊपर वो फैसला दिया, और ये बहुत फैसले के अरसे के बाद, बाद पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि किसी के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मेरिट पे फैसला दिया है, क्योंकि हमेशा फैसले मैनेज होते थे पहले। जी बिल्कुल। तो अब इनको इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अब जरदारी साहब ने इनको फंसा दिया, अब वो ऐसे फंसे हैं, इन बेचारों को समझ नहीं आती हम किस तरह भागे।
अब पंजाब की हुकूमत चली गई है, कह रहे हैं जी हमने से हम ट्रक से लेकर वहां हम करेंगे एहतियात करेंगे। एहतियात किन के खिलाफ करेंगे? पागल की अपनी गवर्नमेंट है आपकी, आप जी प्राइम मिनिस्टर आपका अपना है। कभी 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 ऐसा अपोजिशन का है ना, खासा कहें जी हमने लॉन्ग मार्च करना ही, बात समझ नहीं आती कि अपोजिशन है वो आ रहे कर रहे हैं, उनका हक बनता है भी आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और आपकी इत्तेहादी पार्टी के मौलाना साहब कहते हैं हमने ये एहतियात करना अदालत के खिलाफ, तो क्या करेंगे एहतियात करके? क्या कहेंगे जी हमारा प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे? देखिए अदारों को कमजोर इन लोगों ने बहुत किया, इनका मिसयूज भी बहुत किया। और जब भी कभी गवर्नमेंट जो हुकूमतें खत्म हुई, हमेशा इन्होंने सहारा लिया अदालतों का। अब हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भुट्टो साहब को फांसी हुई थी उस वक्त भी अदालत का इस्तेमाल हुआ था, अदालत के जरिए उसको फांसी दी गई थी। यानी कि चेहरा अदालत का होता है, पीछे कुछ लोग और होते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ अदालत ने बहुत चीजें सीखी हैं। और अदालत के अंदर जब से वकला माफिया आ गया है, और बदकिस्मती वाली बात ये कि ये जो मुस्लिम नवाज है ना आसम भाई, इसके पास एक फन है कि ये लोगों के अंदर जो तकसीम करने के लिए बहुत अहम किरदार है। पता भी जजेस है ना, एक मिलकर फैसला करेंगे नहीं, उन जजेस में कुछ जजेस भी अपने साथ ला देते हैं जो इनके हक में फेवर दें, इसके हक में बात करें, और इस किस्म के फैसले दिखा देते हैं जजेस से। जिस तरह हुदैबिया केस, ओपन शट केस था, उसको बजाय साहब ने वो केस भी बंद कर दिया और उसको पाबंदी लगा दी, उसको बात ही कोई ना करे। यानी कि ये सिस्टम को इस तरह मैनेज करते हैं। अब जब कभी, अब चूंकि अब सिस्टम काफी हालात जो काफी चेंज हो चुके हैं, मीडिया आजाद है। अब अगर कुछ चीज गलत बात करते हैं, कोई जजेस भी गलत फैसला करने से पहले सोचते हैं कि बाहर इस फैसले को तनकीद होगी। बेशक। ये पुराने दौर ढूंढ रहे हैं कि पुराने दौर में जिस तरह जस्टिस क्यून जैसे लोग इनको मिल जाते थे, इनके फोन के ऊपर इनके हुक्म के मुताबिक फैसले करते थे, जिसको ये कहते थे इतनी इतनी सजा देनी, उतनी सजा दिलाते थे, फिर जस्टिस तारड़ जैसे लोग मिल गए। अब ये वो मौजे ढूंढ रहे हैं कि वो मौजे मिल जाएं। और ऐसे मौके पर आसफली जरदारी एक बड़ा बहुत अहम कारण अदा करने वाले हैं। उन्होंने पहले दिन को जलील को आया वाम के अंदर, वाम के वजीर ऐसा करवा दिया कि खुद खाने के काबिल नहीं रहे। और जो पंजाब में हुआ, जिस तरह तस्लीम उन्होंने कर ली शिकस्त, वो ये अच्छा फैसला था उनका, मैं समझता हूँ शिकस्त, उस फैसले को उन्हें कन्वर्ट करा दिया और पंजाब की हुकूमत गलत तरीके से बनवा दी 2 दिन के लिए। अब ये चाहते हैं कि इनके जो है बयान जो बराबर भुट्टो बयान दे रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी का, सिंध की पार्टी का ऐसा जो है, उनको नहीं इस किस्म के बयान देने चाहिए। अब वो चंद ऐसे बयान दे के ना बाद में वो कहेंगे जी हम बयान दे रहे हैं, आप भी बयान दें। फिर ये क्या करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ नून की लड़ाई करवा देंगे और अदालतों के साथ भी इनका नफरती ऑर्डर ला देंगे। उसके बाद फिर जरदारी साहब फिर कोशिश करेंगे कि उसको बनाए, कोई चक्कर चलाए उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। वो कहते हैं कि मेरा ख्वाब है कि मैं इनको प्राइम मिनिस्टर देखूं। तो जी ठीक है खालिद साहब, कल डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब ने इमरान खान से टेलीफोन गुफ्तगू की और उन्होंने खान साहब को पहले तो एक तो ज़मीनी इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद दी, और दूसरा उन्होंने कुछ खान साहब से शिकवा भी किया कि आप इतनी 3.5 साल इक़्तिदार में रहे और हमें मॉडल टाउन के जो केस है उसका हमें इंसाफ नहीं मिल सका। तो खान साहब ने बेसिकली यही कहा कि मैं मजबूर था, जिस तरह वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, लेकिन अब उन्होंने उनसे वादा किया है कि वो केस जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, मॉडल टाउन केस का। और यहाँ तक ये भी एक शनीद है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी उसकी इंक्वायरी को खोलने का मौका दे दिया है दोबारा। तो दूसरा जो पीटीआई का जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में केस था, वो भी समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और इसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट का था, वो भी उन्होंने पिटिशन फाइल कर दिया। उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी सुनवाई के लिए केस आगे आ जाएगा। तो आपके ख्याल में जो जिस तरीके से फजल रहमान साहब और जो पीडीएम की दूसरी सियासी सारी जमातें हैं, जो किस तरह अदलिया के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, उनके फैसलों को मानने से इनकार कर रही हैं, कभी लॉन्ग मार्च की धमकी देती हैं, कभी कहती हैं कि हम अदलिया का बाइकाट करेंगे, कभी कहते हैं हम आईनी तरमीम लाकर अदलिया की जो इख्तियारात है हम उसको कम करेंगे। तो आपके ख्याल में इनको लग रहा है कि अब इनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल वो एक बंद गली में चले गए हैं, और जो जिस तरीके के साथ शहबाज शरीफ को हुकूमत दी गई थी, जिस तरीके के इनके साथ वादे किए गए थे, ग्रंटर थे, सारे रजीम चेंज,
बेसिकली जो रजीम चेंज था, जो गारंटीज दी गई थी, मेरे ख्याल में वो सारा फेल हो गया है और मेरी नजर में ये सारा कुछ रिवर्स होने जा रहा है। आप इसके बारे में क्या, किस नजरिए से इसको देखते हैं? ये असल भाई जो भी हालात सामने नजर आ रहे हैं, तो जिस तरह इन्होंने आके स्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो है नाम लगाने शुरू कर दिए कि जी हमें तो धकेला गया था, हमें ये कहा गया था कि ऐसा ना हुआ तो आपको ये फिर दोबारा 2 तारीख से आ जाएंगे, ये वोटिंग मशीन के जरिए आ जाएंगे, तो इसलिए हमने उनके लिए कहने के ऊपर ये किया, हमें धकेला गया था। अब ये सारा मुद्दा जो है ना स्टैब्लिशमेंट के ऊपर डाल के अपनी सियासत करेंगे, तो इस तरह एक एस्टेब्लिशमेंट उनके अगेंस्ट हो जाएगी। तो अभी खान साहब ने भी जिस तरह तकरीर में कहा एस्टेब्लिशमेंट यू टर्न ले ले, तो जो उन्होंने फैसला किया था इनको सपोर्ट करने का, वो अब वो फैसला तब्दील करके जो है तहरीक इंसाफ के साथ जो है तावन करे, क्योंकि ये किसी के नहीं, ये किसी को नहीं छोड़ते। तो अब आने वाले वक्त में ये होगा कि अगर तो एस्टेब्लिशमेंट को ये समझ आ जाए कि ये कैसे लोग हैं, क्योंकि अभी खबर ये भी है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कुछ काफी उनके अपने अंदरूनी मामला भी हैं, काफी प्रॉब्लम्स हैं अंदर भी, कुछ मसाइल हैं अभी दायरा खुल के वो सामने नहीं आ रहे। मगर जिस तरह लगता है कि मे बी इन फ्यूचर में अगर ये सारे असल मामला जब अभी बाजा साहब की जो रिटायरमेंट के बाद क्या चेंजिंग आएंगी, उससे पहले कौन से जनरल आएंगे, वो फिर डिसाइड करेंगे कि उनका रुझान किस तरफ है। अगर तो उनका रुझान पीटीआई की तरफ हुआ तो फिर हालात डिफरेंट हो गए। मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में जो इलेक्शन जो है ना वो एक अहम फैसला करेगा कि कौन आगे जा रहा है, क्योंकि पहले की तरह जो दादरी होती थी वो चीज शायद अब ना हो पाए, क्योंकि अब जिस तरह पीटीआई वालों ने एक मैकेनिज्म बना लिया है कि जिस पोलिंग स्टेशन पे अपने 10 बंदे खड़े करते हैं, उनसे कहते हैं कि वीडियो वीडियो वगैरह बनाए, सारा रिकॉर्ड रखते हैं। अगर 20 हल्के हैं, 20 हल्कों की टोटल खुद जमा करके देखते हैं। बस 20 हल्कों का इलेक्शन हुआ ना, हर हल्के की जब गिनती इनके सामने होती है, फिर ये लिखते हैं इसके 50,000 वोट, इसके 30,000, 10,000, वो टोटल बाद में इनको पता होता है कि 14 के कितने। इन्होंने ये मैकेनिज्म इस बार बनाया और कोई जगह दांदी पकड़ी भी, तो इसमें बड़े कामयाब रहे और जिस तरह 18 सीटें बड़ी अच्छी लीड से ले गए। बाकी जो आपने बात की कि भी एस्टेब्लिशमेंट भी क्या सोच रही है, ये क्या सोच रही है, एस्टेब्लिशमेंट के पास और कोई रास्ता नहीं है अभी, उनके पास रास्ता सिर्फ खान साहब का ही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात भी यही है। और इनका एक बात मैं आपको आसम में बता दूं कि खान साहब को जो अभी जिस मकबूलियत के ऊपर खान साहब अभी जा रहे हैं, रजीम चेंज, अमेरिका के जो रजीम चेंज एक सेटअप जिसके ऊपर लोग अभी इसके साथ हैं, इन कुछ अगर इन्होंने अभी जिस तरह लग रहा है कि अभी ये जल्दी हुकूमत नहीं कराएंगे, अभी वो चाहेंगे कि और हुकूमत जरा खराब हो उसके बाद इसको निकालें। मगर ये अगर इन्होंने खाली बयानबाजी तक रखी है रजीम चेंज के बयान, तो फिर ये इलेक्शन जो है नेक्स्ट वाला इलेक्शन ये शायद 2 तिहाई ना ले सके। अब जिस तरह लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा इसके हक में, इनको चाहिए कि अभी जो है ना ये असम्बलियां डिसॉल्व करके और पंजाब असम्बली वो तो सिलेक्शन की तरफ जाए। मगर इनका इस पीछे के अंदर कुछ उनका ख्याल है कि अभी इनको और जलील होने दे, अभी और जलील होने दे, फिर जब खुद इलेक्शन के लिए खुद ही जाए, खुद ही ऐलान करें इलेक्शन, हम ना उनको मजबूर करें। हम पंजाब की गवर्नमेंट जो है ना ये इंजॉय करें, इसके ऊपर जो लोग इन्होंने चुके जिस तरह हेल्थ कार्ड बंद किया और काफी मनसूबे बंद किए, हम वो अपने मनसूबे चलाएं। साथ जब हम चाहेंगे इसका लॉन्ग मार्च करना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रबल नहीं होगी। बाकी खान साहब को भी जिन लोगों ने जुल्म किया 25 मई को, उसके बारे से भी देखना पड़ेगा। बाकी भी मार्डर की जिस तरह आपने बात की असम भाई, मॉडर्न टाउन का केस आप हिसाब लगा लें कि एक इंसान का कत्ल हो जाए और जहां पर स्टेट पुलिस ने 14 बंदों का कत्ल किया और 90 लोगों को के गोलियां, किसी के सर पे, किसी के पेट में गोलियां लगी, एक हामला खतून भी उसमें मारी गई। और देखें अब इतने लोगों के जो है कातिल वो जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, और जो कब्रों में बेचारे जा चुके हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म और किसी ने आवाज नहीं उठाई। देखिए वो केस हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, मगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसकी कोई तारीख नहीं पड़ रही, कुछ नहीं हो रहा है, वहीं पर खड़ा हुआ है। और ये चूंकि असल में जो हमारा वकला माफिया ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग है असल भाई, चूंकि लाहौर में हमेशा ही तारीख शो करती है कि हमेशा मुस्लिम नवाज ने हमेशा इनको सपोर्ट मिली, हाई कोर्ट से हमेशा इनको राय दी गई, बिल्कुल, कोई मामला नो नहीं है, डाउट, नो हर डाउट। मामले में। जिस नवाज साहब बाहर गए 4 पाउंड के स्टाम्प पेपर पर, हमदा शहबाज शरीफ गार्मी होते हैं उनकी, कोई बंदा उनके जारी साइन करके कुछ करता जमानत के बनते, हर काम इन्होंने करवाया और जजेस को फोन करके अपनी मर्जी के स्टैंड दिलाते रहे।
अब सूरत हाल ये है कि अगर खान साहब अभी निकलते, उसके अंदर राणा सोनाला भी शामिल है, उसके अंदर तोकीर जो है इनके CSP ऑफिसर वो चले गए, वो भी शामिल है, और पुलिस के वो DIG शामिल है, SSP शामिल है। उन सबको किसी को बाहर के मुल्क लगा दिया है, एम्बेसडर लगा दिया है, किसी को कोई लगा दिया है, कोई जो SP था उसको तरक्की DIG कर दिया है। उन जिन लोगों ने इनके लिए काम किया था, इन्होंने सबको ओबलाइज किया। तो अब जिस तरह ये दोबारा केस खोलते हैं, वो सब लोग आ जाएंगे, मगर ये आने नहीं देंगे, क्योंकि मैं जो ना ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ, जो वकला माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है, बहुत वो स्ट्रांग कुछ है, करने बिल्कुल। ही नहीं देता, वो नहीं कुछ करने देता। अगर ये खान साहब कुछ चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। खान साहब ने भी इसलिए अपना जो भांजा उनको लगाया, बकायदा एक तहरीक इंसाफ का विंग बनाया, इंसाफ लाए विंग, उसमें कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वकला इकट्ठे हों। मगर ये जो पुराने बैठे हुए हैं ना बुजुर्ग, इनकी ज्यादा ग्रिप है वहां पर, इनकी ज्यादा होल्ड इनका है। जो भी जजेस लगते हैं ना, वहां पे एक चैम्बर है, कुछ 2-4 चैम्बर, जो लोग चैम्बर में काम करते हैं ना, वही आगे जजेस बनते हैं। बिल्कुल। वो बन जाते हैं, हाई कोर्ट में जज बन जाते हैं, नीचे सेशन जज, जुडिशल जज बन जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये इस चैम्बर्स के, वो इसका वो खास मैकेनिज्म नहीं है हमारे जो इसमें अंदर के, कि आपके 10 साल प्रैक्टिस की है, उसको हाई कोर्ट में उसको एडिशनल जज लगा दो, वो मर्जी कि किसको लगा दी, इसने अच्छे केस किए, इसको हाई कोर्ट का जज लगा दो। ये लोग पहले वकील होते हैं इनके, एक बड़े लोगों के, और ये लोग जज बन जाते हैं। जब वकील से बड़ा जज बनता है, किसी का 20 साल का तल्लक है, वो तल्लक को नहीं तोड़ेगा ना, फोन पे सही बात बात है। करो। ये सिस्टम को मैनेज कर लेते हैं, तो इसलिए मार्टिन केस वहीं खड़ा है। खान साहब कुछ भी कर लें, केस जो है, देखिए खान साहब ने इस चीज का बकायदा TV को बना कहा कि जी हमें हमारे हाथ बांधे गए थे। मैंने बड़ी कोशिश की इनको सजा देने की, जरदारी को, मगर मेरे हाथ बांधे गए। हाथ किसने बांधे थे? आपको पता, ताकतवर हल्कों ने इनके हाथ बिल्कुल बांधे। सही बात है। हाँ जी। फिर और कोशिश कर रहे थे कि वाशी को तो सजा देने की, बड़े हल्कों ने हाथ बांधे हुए थे। हर चीज प्रॉपर लिखे स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है कि नवाज शरीफ को जाने से पहले मौलाना फजल आते हैं, वो धरना देते हैं, मुल्क के हालात खराब नजर आते हैं, उनके प्लेटलेट्स कम होते हैं, वो फिर जैसे ही जहाज में बैठते हैं वो प्लेटलेट्स ठीक हो जाते हैं। आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं दिखाई उन्होंने भी कितने बेशक। कुछ है ही नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मगर सजा बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये सेटअप ऐसे ही रहेगा। बाकी जो आप कह रहे हैं कि ये तरमीम करने जा रहे हैं, असल में तरमीम करनी इतनी आसान नहीं है। उसकी दो था, एक सीरीज चाहिए, जब ये तरमीम करेंगे तरीके इंसाफ वाले जाके उसको रेट तैयार कर देंगे कि जी ये आउट ऑफ द वे के गलत काम करने जा रहे हैं। वो फिर जब अदालतों में बात चली जाएगी, वहां पे काम रुकेगा, फिर एक आईनी बहरान पैदा हो सकता है। सही तो ये बात है। चाहते हैं कि मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो, और जजेस की करेंगे कि बेंच बनाने के लिए इनको क्या तकलीफ है, जुडिशरी है खुद बेंच बनाए हमारी, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं। हर जगह पे इनकी इन्वॉल्वमेंट है, मुल्क को तो बहुत बर्बाद करके रख दिया था भाई। अभी देखिए डॉलर कहाँ पे चला गया, महंगाई कहाँ पे चलेगी। कभी ये तीरानीवादी और अल्लाह ताला माफ करे मौलाना फजल रहमान और जरदारी जैसे लोग, इन्होंने कभी अपने मुल्क की फिक्र नहीं की। और आज आपको पता है मुल्क में रुपए की कदर क्यों गिर गई है? क्योंकि इन बदबख्तों ने जो डॉलर थे ना, वो डॉलर बैगों में ब्रीफ के बार बार मुल्क से बाहर दुबई पहुंचा दिए, कोई दूसरे मुल्क में पहुंचा दिए, और जो हम्म, है वो खुद ही मुल्क में गैप कर दिए। और आज देखें बांग्लादेश का और हमें क्या कितना फर्क है। बांग्लादेश के 1 रुपए हाँ के बिल्कुल। वही बांग्लादेश के एक वक्त वो था कि हमारे 2 रुपए थे मिलते थे, उसके 1 रुपए मिलता था। अब हमारा 1 रुपया होगा, उसके 2 रुपए हो गए। हमारी ये कदर हो गई है। इसके ये 4 लोग जिम्मेदार हैं। जो कौम अभी जाग चुकी है। अभी इंशाल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी दे खान साहब को, अभी अगर ये मेहनत से लगे रहें तो अभी इलेक्शन मेरा ख्याल है अक्टूबर तक हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में नहीं हो तो लाल इलेक्शन हो जाएगा, तो साल रहेगा, साल बाद इलेक्शन होगा। इलेक्शन में जैसे 2 तारीख से खान साहब अगर जीते तो इंशाल्लाह फिर आप तब्दीली नजर आएगी, जिसमें वोटिंग भी जो सही है। बात है। प्रॉब्लम ये है भाई, अच्छे कानून जो अगर पास करता है ना, खान साहब ने पास किया, इन्होंने आके रिवर्स कर दिया। जो भी अच्छे कानून खान साहब पास करेंगे, जब ये चोर वापस आएंगे, ये चोर उन्हें आके रिवर्स कर देंगे। ये प्रॉब्लम, असल प्रॉब्लम ये है। जो आपने जो अदलिया की बात की खालिद साहब, क्योंकि 1985 से लेकर 2018 तक मुस्लिम जो नवाज फैमिली है, ये किसी न किसी तरीके से ये पंजाब हुकूमत में रही है। तो जिस तरह आपने कहा कि इन्होंने जो वकला थे, उन्होंने अपने मंजूर नज़र जो वकला थे उनको नवाजा, और वही उनको फंडिंग करते रहे, बाद में वही जज बने। लेकिन ये जब एक रियासत में 2 कानून होते हैं तो अवाम में जो शराबी कैफियत पैदा होती है कि एक तरफ तो खान वो
खान साहब की जब गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई थी तो रात के 12 बजे कोर्ट खुल गए, और जब जो मॉडल टाउन केस का फैसला है वो देखें कि इतना जुल्म हुआ था, और इस तरह वो कराची में बल्दिया फैक्ट्री में जो आग लगी थी, हाँ बल्दिया टाउन फैक्ट्री में, वो बिल्कुल वो केसेस जो हैं वो इतने यानी कि हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उसमें 200 से ज्यादा मासूम जानें ज़ाया हुई थी, लेकिन हमारी अदलिया ने कोई स्लो मोटो नहीं लिया। लेकिन अगर आप हमजा शहबाज को या मरियम को इस तरह जब नवाज शरीफ को प्लेटर्स होते हैं तो अदलिया फौरन हरकत में आ जाती है कि हमें गारंटी दो कि ये रहेगा। तो एक रियासत में यहाँ पर दो कानून नहीं होने चाहिए। हमारे अपने मोअज़्ज़ज़ जज साहबान से मोदबाना गुजारिश है कि प्लीज के कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। खालिद साहब, मुल्क की थोड़ी सी सियासी सूरत की तरफ थोड़ा सा आते हैं कि जिस तरह का जो आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और जरदारी साहब जो हैं वो इनको सबको बंद गली में धकेल कर दुबई फरार हो गए हैं, और वहां से स्टेटमेंट दी है कोरोना हुआ है। लेकिन एक जो खबर है वो बातगश्त कर रही है कि जरदारी के शहबाज शरीफ के साथ एक दो इश्यूज पर शदीद तरीन इख्तलाफात हैं, जिनमें से जो सरफहरिस्त है, आपको याद होगा कि अभी तक गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो अभी तक नॉमिनेट नहीं किया गया। तो जब ये तहरीक अदम एतमाद आई थी तो जरदारी साहब के जो दो तीन जो मुतालबे थे उनमें से सबसे सरफहरिस्त मुतालबा यही था कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो मेरी मर्जी का होना चाहिए। तो वो अभी तक गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो अभी तक उसको अपॉइंट नहीं किया गया, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके के साथ जरदारी साहब ने अपने फ्रंटमैन के थ्रू, अपने क्लोज बिजनेसमैन के थ्रू जो सिंध हाउस में जो पीटीआई के 20-25 एमएनए उन्होंने लाए थे, उनको करोड़ों रुपए जो थे वो अकाउंट से दिए गए थे, ज़ाहिर वो भी उन्होंने किसी के तरीके से पूरे करने हैं। तो अब एक तो गवर्नर स्टेट बैंक जो सबसे अहम तरीन जो रीढ़ की हड्डी होती है बेसिकली मैशत में, जिसके पर वही स्टेट बैंक बेसिकली स्टेट बैंक डॉलर को कंट्रोल करता है या सारी फ्रांस को। तो जब स्टेट बैंक का गवर्नर ही नहीं है अपॉइंटेड किया हुआ तो डॉलर तो 240 क्रॉस कर गया। और दूसरा खालिद साहब कि अभी तक जो सिंध का गवर्नर है उसकी असामी भी खाली पड़ी है, बलूचिस्तान के गवर्नर की जो असामी है वो भी खाली पड़ी है। तो इतने अहम ओहदे जो हैं ये इतने देर के साथ इनकी कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकी। और आपको नहीं लगता कि ये जो डॉलर का रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, इसमें जो सबसे देखो, अगर टीम का कप्तान ही ना हो टीम को खिलाएगा कौन? तो अगर स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं है जिसकी जिम्मेदारी है कि उसने अपनी करेंसी को जो उसकी जो वैल्यू बनानी है अगेंस्ट अदर करेंसीज, तो अगर वो गवर्नर स्टेट बैंक की अपॉइंटेड नहीं है तो हम किससे शिकवा करें कि जो हमारा जो डॉलर है या हमारा रुपया जो है वो 240 से चला गया है? तो आपके ख्याल में ये इनको क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या होना चाहिए कि अभी तक क्यों गवर्नर स्टेट बैंक को क्यों नॉमिनेट नहीं किया गया? ये खालिद साहब। आसम भाई, गवर्नर स्टेट बैंक इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये झगड़ा है, वो चाहते हैं अपनी मर्जी का लगाना, और जरदारी साहब कहते हैं मैंने अपनी मर्जी का लगाना, क्योंकि वो उस आदमी को लगाएगा जो उनके हिसाब से चले। तो जरदारी साहब मुझे भी जो मुस्लिम नवाज है वो ब्लैकमेल है और जरदारी साहब क्या था, क्योंकि उनको पता है कि जरदारी साहब ने 2 सीटें खींचनी है, 2 सीटें। तो 1 मिनट से पहले ये प्राइम मिनिस्टर साहब वो बिल्कुल 2 सीटों पर तो गवर्नमेंट खड़ी है। बिल्कुल ये गवर्नमेंट का असल में पता नहीं चलता है। ये एक फैसला करना होता है ना, उसके लिए ये पूछते हैं कि ये करेंगे तो मौलाना फजलान गुस्से हो जाते हैं, और ये करेंगे तो गुस्से हो जाएंगे। यानी कि जो भी ये फैसला करते हैं उसके लिए उनको परेशानी ये है कि ये एक बंदा नहीं है, 13 बंदे हैं, वो पूरे इकट्ठे होकर बैठने भी अब क्यों नहीं हो सका? देखें सिंध का, बलूचिस्तान का, क्योंकि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो किसको लगाएं? क्योंकि आपस में अंडरस्टैंडिंग बन नहीं रही। वो कह रहे हैं कि मौलाना फजल कह रहे हैं मेरा लगाएं, वो कह रहे हैं मेरा लगाएं, तो आपस में इनकी वो सेटिंग नहीं बैठ रही है, हम लगाएं किसको? और ऊपर से इनको नजर आ रहा है कि शायद अगर सूबे में इलेक्शन हुए हैं तो किसी को लगाने की क्या जरूरत नहीं लगाते। और वैसे जो धमकियां वगैरह दे रहे हैं कि जी हम उसमें गवर्नर राज लगा देंगे, ये कर देंगे, वो ये लगा नहीं सकते। तो गवर्नर राज लगाएंगे तो चैलेंज हो जाएगा, वही बेंच वही बैठा बेंच क्या गवर्नर किस हिसाब से लगा लेंगे, मुल्क के लिए इमरजेंसी, तो वो नहीं लगेगा। तो जितने ये लगे ना जो लुभाए हैं, ये सारा सियासी बहरान है, सियासी बहरान पैदा किया गया है इनकी पार्टियों का आपस का, जिसका डील हुई थी कि मौलाना फजल रहमान सदर होंगे, तो मगर वो इनकी जो रजीम चेंज थी वो ऑपरेशन फेल हो गया। खान साहब का बयानिया जो है वो कामयाब हो गया। वो बयानिया कामयाब होने की निशानी के 19-20 में से 18 सीटें खान साहब ले गए।
अब ये अभी लीडिंग भी जो हुई ना आसम भाई, 6,000 वोट 8,000 वोट से ज्यादा, इतनी से लीडिंग ज्यादा हुई है। इसमें लगता है कि अब धांधली होने नहीं दी गई। ठीक है। और खालिद दूसरा साहब जिस तरह जो पिछली हुकूमत थी, आपने देखा होगा कि अब डीजल या पेट्रोल की कीमत या किसी और चीज की कीमत 1-2 रुपए या 3 रुपए बढ़ती थी, तो मौलाना आपको याद होगा माजी करीब में वो मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च लेकर महंगाई मार्च, वो आज़ादी मार्च इस तरह लेकर चले जाते हैं कि महंगाई हो गई है। लेकिन अब आपने देखा कि तकरीबन ये 3.5 महीने हो गए हैं इस हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए। मौलाना साहब ने बिल्कुल कोई महंगाई के बारे में कोई बयान नहीं दिया। वजह क्या है कि सिर्फ उसके बेटे को वजारत मिल गई है। तो हम उलमा कराम की दिलो जान से इज्जत करते हैं, ये हमारे सर का ताज हैं। लेकिन इस तरह के जो उलमा है, यकीन कीजिए इनको उलमा कहना भी उलमा की तौहीन है। ये इनको सोचना चाहिए कि ये अंबिया के वारिस हैं, इनको कम से कम हक और सच पर मबनी फैसले करने चाहिए। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक नए इश्यू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।